टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे कंपाइलर पासेस के बारे में। यहाँ पे अपन ने दो टाइप के पासेस के बारे में बात करा था। एक होता है आपका वन सिंगल पास कंपाइलर एंड टू पास कंपाइलर, जिसको बोलते हैं मल्टी पास कंपाइलर। तो पासेस का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जो भी कोड होगा उसको किस तरीके से अपन ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रेवर्सल ऑफ कंपाइलर थ्रू द इंटायर प्रोग्राम्स। मीन्स आपके जो कोड सोर्स कोड हो गए उसमें आप कितनी बार उसको स्कैन कर रहे हैं, उसको कितनी बार ट्रेवर्सर कर रहे हैं। अगर सिंगल पास का मीनिंग है तो सिंगल पास में क्या समझ आएगा आपको। सिंगल पास का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होगी उस हाई लेवल लैंग्वेज को सारे कंबाइन सारे फेसेस को कंबाइन करके और उसमें हाई लेवल कोड को दिया जाएगा और लास्ट में आपको लो लेवल कोड में आपका रिजल्ट मिलेगा। तो इस टाइप के पास को बोलते हैं सिंगल पास कंपाइलर। मीन्स यहाँ पे सारे फेसेस जो होंगे ग्रुप्ड होंगे सिंगल मॉड्यूल में। देन आपका सेकंड था टू पास कंपाइलर या जिसको बोलते हैं मल्टी पास कंपाइलर। अगर यहाँ पे बात करें तो आपका दो पासेस में आपका रिजल्ट मिल रहा। फर्स्ट पास जो में आपका जो रहेगा और दूसरा रहेगा आपका सेकंड पास। फर्स्ट पास कहाँ कौन कौन से फेसेस आपके इन्वॉल्व रहेंगे। फर्स्ट पास में लेक्सिकल एनालाइजर रहेगा, सिंटेक्स, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट। ये जो है आपके फर्स्ट पास में इन्वॉल्व रहेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड पास की बात करें तो कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेटर आपके सेकंड पास में इन्वॉल्व रहेंगे। अब ये जो फर्स्ट पास है इसको बोला जाता है फ्रंट एंड। इसको आप फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर भी बोल सकते हैं एंड आपका जो सेकंड पास है इसको आप बोल सकते हैं बैक एंड ऑफ द कंपाइलर। फर्स्ट पास का जो रिजल्ट हो रहेगा वो क्या रहता है आपका मशीन इंडिपेंडेंट रहता है। ये फर्स्ट पास में जो आपका रिजल्ट मिलेगा या कोड जो रहेगा मशीन इंडिपेंडेंट रहता है। जबकि आपका सेकंड पास का जो रिजल्ट रहता है वो रहता है आपका मशीन डिपेंडेंट। तो ये किस तरीके से अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पास का जो रिजल्ट रहेगा वो सेकंड पास को दिया जाएगा ना। यहाँ से इंटरमीडिएट कोड के थ्रू सेकंड पास को दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें रहती है फर्स्ट पास में अगर आपको यहाँ देख रहे हैं तो आपका रहता है फ्रंट एंड, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ये इसको एनालिटिकल पार्ट भी बोल सकते हैं। और ये जो होता है इसके कोड जो होते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकंड पास की बात करें तो इसको बोलते हैं बैक एंड। ये इसको सिंथेसाइज पार्ट भी बोलते हैं और इसके कोड जो होते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। ये लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था। अब आज की क्लास में जो अपना मेन टारगेट रहेगा इन सारे फेसेस को वन बाय वन अपन समझेंगे। लास्ट क्लास में लेक्सिकल एनालाइजर को अपन ने समझा था। लेक्सिकल एनालाइजर में अपन सोर्स कोड दे रहे थे। मैं यहाँ पे जो शॉर्ट में आपको समझाया था उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको बस नो। तो यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर में जब सोर्स कोड दिया जाएगा तो आपको टोकन मिलेगा। टोकन जब है लेक्सिक सिंटेक्स एनालाइजर को दिया जाएगा तो यहाँ से आपको पार्स ट्री मिलेगी। इसको डिटेल में मैं अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ से आपको पार्स ट्री मिलेगी। पास ट्री जब आपके सिमेंटिक एनालाइजर को दी जाएगा तो उस पास ट्री को वेरीफाई करेगा कि आपकी पास ट्री जो है वैलिड है या नहीं है, या जिसको बोलते हैं यहाँ से आपको अनोटेड ट्री मिलेगा। अनोटेड ट्री मिलेगा। फिर इसके बाद इसको इंटरमीडिएट कोड को दिया जाएगा तो यहाँ से आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेट होंगे। कोड ऑप्टिमाइजर को दिए जाएंगे तो आपका उस इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज करेगा। और ऑप्टिमाइजर के बाद इसको दिया जाएगा टारगेट कोड जनरेटर को या कोड जनरेटर को। तो यहाँ से आपके असेंबली कोड जनरेट होंगे और वही आपके असेंबली कोड जो होंगे आपका रिजल्ट होगा। मीन्स कंपाइलर का जो मेन ये कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर का वर्क है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज की सिंपल सी बात करें तो आपकी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर असेंबलर रहेगा उसको मशीन कोड में आपका कन्वर्ट कर देगा। तो लास्ट क्लास में अपने लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में देखा था कि किस तरीके से टोकन जनरेट करता है और किस तरीके से टोकन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वन शॉट में सारे इन सारे फेसेस को देखेंगे विद एग्जांपल की हेल्प से। तो लेक्सिकल एनालाइजर की बात करें तो यहाँ पे अपन ने बताया था कि आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर रहेगा वो क्या रहेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, मतलब है ना सारे सोर्स कोड को रीड करेगा और उसकी हेल्प से आपका टोकन जनरेट करेगा। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारी इनपुट को रीड करेगा। कहाँ से रीड करेगा सोर्स कोड से। और उसके बाद उसका उसकी हेल्प से आपका क्या जनरेट करेगा आपका टोकन जनरेट करने का काम करता है। दूसरा इसका बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि ये जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये जो आपके प्रोग्राम में सोर्स कोड में वाइट स्पेसेस रहेंगे या कमेंट्स रहेंगे इनको रिमूव करने के लिए। आपको पता है कि सिंटेक्स एनालाइजर में जो टोकन मिले हैं कहाँ से मिले हैं आपके लेक्सिकल एनालाइजर से। तो वो टोकन दिए जाते हैं आपके सिंटेक्स एनालाइजर को। और सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा उन टोकन को रीड करेगा और उसकी हेल्प से पार्स ट्री जनरेट करेगा। तो आउटपुट क्या होगा आपका सिंटेक्स एनालाइजर का पार्स ट्री।
और वैसे अगर देखा जाए तो सिंटेक्स एनालाइजर को एक और नाम से जाना जाता है पार्सर। सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है लेक्सिकल एनालाइजर के बाद आपका सिंटेक्स एनालाइजर। सिंटेक्स एनालाइजर में जब अपन बात करेंगे पार्सर की, पूरा एक यूनिट है, तो पार्सर को अपन डिटेल में समझेंगे। अभी अपने को यहाँ पे इतना समझ आया कि आपका टोकन जो रहेंगे जो कि लेक्सिकल एनालाइजर से मिले उसको दिए जाते हैं आपके सिंटेक्स एनालाइजर को, और सिंटेक्स एनालाइजर उसकी हेल्प से पार्स ट्री जनरेट करने का काम करता है। पार्स ट्री क्या होगी अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, तो उसमें आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि क्या मेन पर्पस है। तो ये सेकंड फेज है आपका कंपाइलर का, पहला फेज लेक्सिकल, सेकंड फेज आपका सिंटेक्स एनालाइजर। अब पार्स ट्री, पास ट्री किसको दी जाती है ऐसे इनपुट, पास ट्री जो अपन है पास करते हैं अपन किसको, पार्स ट्री दिया जाता है आपके सिमेंटिक एनालाइजर। ये कौन सा फेस है आपका, थर्ड फेस। तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा आपका, सिमेंटिक एनालाइजर को दी जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसका जो मेन टारगेट रहेगा वो इस पार्स ट्री को वेरीफाई करेगा कि आपकी जो पार्स ट्री है वो वैलिड है या नहीं। वेरीफाई पार्स ट्री, है ना, वेरीफाई पार्स ट्री। सिंटेक्स जो है उसका पार्स ट्री का वो वैलिड है या नहीं, वेरीफाई पार्स ट्री। ये सारा काम इसका रहेगा आपका सिमेंटिक एनालाइजर का। तो आपने जब ऊपर से जो आपका पार्स ट्री जनरेट हुई किसकी हेल्प से, सिंटेक्स एनालाइजर की हेल्प से, तो वो मीनिंगफुल है या नहीं। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस है इसका क्या है, आपका मीनिंग चेक करना कि आपकी जो भी पार्स ट्री बनी है वो मीनिंगफुल है या नहीं है, ये इसका काम है। देन नेक्स्ट जो आता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा, जो भी आपकी पार्स ट्री मिली है अपने को किससे, सिंटेक्स से, और सिमेंटिक ने उसको वेरीफाई कर दिया है कि वो वैलिड है, उसके बाद उसका इंटरमीडिएट कोड बनाएगा। इंटरमीडिएट कोड किस टाइप के होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच के जो कोड होते हैं, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज के बीच के या मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच के जो कोड होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज तो ये आपकी इंटरमीडिएट कोड में आ जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच के जो कोड होते हैं उनको बोलते हैं अपने इंटरमीडिएट कोड। ये इंटरमीडिएट कोड दिए जाते हैं फिर आपके नेक्स्ट फेज कौन सा, कोड ऑप्टिमाइजर, है ना। तो कोड ऑप्टिमाइजर जो है उसको ऑप्टिमाइज करता है, आपके इंटरमीडिएट कोड जो भी आएंगे उसको ऑप्टिमाइज करने का काम करता है कोड ऑप्टिमाइजर। और ये कोड ऑप्टिमाइजर जब उसको ऑप्टिमाइज कर देगा तो ये जो दिए जाते हैं आपके नेक्स्ट उसको दिए जाते हैं कोड जनरेटर को, तो कोड जनरेटर उसके असेंबली कोड बना देगा। तो ये सारे फेसेस का अपन ने थोड़ा सा समझा कि किस तरीके से आपका कोड ऑप्टिमाइजर का या आपका इंटरमीडिएट कोड का क्या मीनिंग है, इनको थोड़ा थोड़ा सा अपन ने समझा। आप चाहो तो इसका ये सारा थ्योरी लिखा हो इसको आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा किस तरीके से क्या मीनिंग है सबका। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को सारे फेसेस में पास करके देखेंगे किसका क्या मीनिंग है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल है आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, सम इक्वल टू ओल्ड सम प्लस रेट इंटू 50 करा अपन ने। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है। ये किसके पास जाएगा, सबसे पहले ये जो जाएगा आपका लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाएगा। तो लेक्सिकल एनालाइजर के पास जैसे जाएगा तो ये टोकन बना देगा। कौन कौन से टोकन होंगे आपके यहाँ पे जब जाएगा, तो ये आपका सम जो है एक आइडेंटिफायर है तो अपने आप में एक टोकन हो जाएगा। फिर आपका ओल्ड जो है ये इक्वल टू का भी एक टोकन रहेगा ना, इक्वल टू का भी अपना एक टोकन रहेगा। उसके बाद ओल्ड सम जो है ये आइडेंटिफाइड टू हो जाएगा, है ना। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर को वैसे लिखते हैं, ये भी अपने आप में एक टोकन है। एक ये टोकन बन जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, सात टोकन बनेंगे। टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2, टोकन नंबर 3, टोकन नंबर 4, टोकन नंबर 5, टोकन नंबर 6 एंड टोकन नंबर 7, टोटल 7 टोकन बनेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर को तो वैसे ही लिख रहे हैं, आइडेंटिफायर को अपन ने शॉर्ट में लिख दिया कि सम एक आइडेंटिफायर हो गया 1, ओल्ड सम है इसको आइडेंटिफायर 2 मान लिया एंड रेट को आइडेंटिफायर 3 मान लिया। ये जो आइडेंटिफायर है सम, ओल्ड सम, रेट जो है ये किस टाइप के है, फ्लोट टाइप के। 50 जो है एक इंटीजर वैल्यू है। तो जब ये लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन जनरेट कर दिया तो ये किसके पास जाएंगे, सिंटेक्स एनालाइजर को दिए जाएंगे, और सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, इनकी पार्स ट्री बनाएगा। अब आपको अगर पार्स ट्री क्या होती है नहीं पता है तो आपको बस इतना सा याद रखिए कि जब भी आपके जो एक्सप्रेशंस रहेंगे पार्स ट्री में, जो भी आपके इंटरनल नोड होंगे या रूट नोड होंगे वो सभी के सभी होंगे ऑपरेटर।
एंड जितने भी लीफ नोड होंगे वो सबके सब होंगे आपके वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशंस को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, इस वाले की। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सोल्व होगा जब इसकी सिंटेक्स ट्री बनेगी। तो सिंटेक्स ट्री कैसे बनेगी, ID1 जो ID3 और 50 ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो रिजल्ट मिलेगा ID2 के साथ, ID2 के साथ आपको क्या परफॉर्म करना, प्लस परफॉर्म करना। मीन्स यहाँ तक का आपका रिजल्ट सोल्व कर दिया अपन ने। फिर उसके बाद क्या करेंगे, असाइन करेंगे किसमें, ID1 में अपन ने इसको असाइन कर दिया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके सभी के सभी इंटरनल नोड, ये इंटरनल नोड है, ये सभी के सभी क्या है, ऑपरेटर है। सारे के सारे एक्सटर्नल नोड जो है या लीफ नोड जो है आपके या तो आइडेंटिफायर है या कांस्टेंट। तो ये बन गई आपकी पार्स ट्री। पार्स ट्री, ये पार्स ट्री दी जाएगी आपके सिमेंटिक एनालाइजर को। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, ये मीनिंगफुल है या नहीं ये चेक करेगा। तो जब ये सिमेंटिक एनालाइजर के पास दी जाएगी तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या चेक करेगा कि इस जो पार्स ट्री है क्या इसमें सारा का सारा सिंटेक्स सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए ID1 ID2 ID3 ये सभी क्या है आपके फ्लोट टाइप के, और आपका 50 जो है इंटीजर है, ये है ना। ये ID1 ID2 ID3 को आप फ्लोट बोले या रियल वैल्यू बोले, जबकि 50 जो है आपका इंटीजर है। तो क्या फ्लोट और इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, क्या उनका एडिशन पॉसिबल है, नहीं। तो आप इनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा सिमेंटिक एनालाइजर, उसको चेंज कर देगा। किस तरीके से चेंज करेगा, आपका जो भी 50 वैल्यू होगी, आपकी जो भी ये वैल्यू है 50, इसको पहले किस में चेंज करेगा, इसको चेंज करेगा आपका इंट में जो थी वैल्यू, आप इसका इंट से इंट टू रियल, या इसको बोल सकते हैं इंट टू फ्लोट, पहले ये चेंज करेगा। उसके बाद आपका ये इसको पहले चेंज कर दिया इसने, फिर इसके बाद ID3 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर देगा। ID3 का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करा, फिर उसके बाद क्या होगा, अभी सारी की सारी वैल्यू फ्लोट में आ गई। ये 50 को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, रियल या फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। देन इसके बाद क्या करेंगे, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। बाकी ID2 जो है आपका यहाँ लिखा जाएगा वापस से, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर ये जो है ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है यहाँ तक सोल्व हो जाएगा, प्लस फिर ये असाइन किया जाएगा ID1 को, फिर ये असाइन किया जाएगा ID1 को। तो ये जो बना आपका, ये इसका सिंटेक्स जो है इस पार्स ट्री का, या इस पार्स ट्री को वेरीफाई कर दिया है कि ये वैलिड है। जैसे ही इसको वैलिड है आइडेंटिफाई कर दिया, तो अब ये जो है पार्स ट्री किसके पास जाएगी, ये जाएगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा। किस किस तरीके से इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा, तो यहाँ देखिए ये पहला ये सोल्व होगा, ये सोल्व होगा तो अपन मान लेते हैं सबसे पहले क्या होगा, ये टेम्प नाम का या T1 नाम का एक वेरिएबल मान लिया। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इंट टू रियल, इंटू रियल कर रहे हैं किसको, आपका जो वैल्यू है 50, इंटू रियल कर रहे हैं 50 को, इंटू रियल कर रहे हैं। एक स्टेप में सोल्व हुआ। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन, अगले स्टेप में क्या करेंगे, T2 नाम का एक या टेम्प नाम T2 नाम का दूसरा वेरिएबल लेंगे। उस दूसरे वेरिएबल में क्या करेंगे, ये रिजल्ट तो किस में आ गया आपका T1 में, ये रिजल्ट आ गया आपका T1 में। दूसरा एक वेरिएबल लेंगे T2, और उस T2 में क्या करेंगे ID और T1 का मल्टीप्लीकेशन स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ID3 का मल्टीप्लीकेशन होगा T1 के साथ। तो यहाँ का तक का जो रिजल्ट है आपका किस में आ गया, T2 में रिजल्ट आ गया। ये यहाँ तक का रिजल्ट T2 में आ गया। अब आपको क्या करना है, T2 और ID2 का एडिशन परफॉर्म करना है, और वो जो एडिशन परफॉर्म करेंगे किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, जैसे T3 में स्टोर करवा दिया, है ना। ये क्या जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है 3 एड्रेस कोड। इंटरमीडिएट कोड क्या जनरेट कर रहा है, 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड का सिंपल सा मीनिंग है कि जब आप इस जो एड्रेस, ये जो अपन सिंटेक्स लिख रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 3 वेरिएबल होंगे। यहाँ पे आप देखो कितने वेरिएबल है, T1 और 50 एक ये हो गया वैल्यू, T2 ID T1 3 वेरिएबल होंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 वेरिएबल होंगे 3 एड्रेस कोड में। अब यहाँ तक T2 में रिजल्ट था आपका, T2 का ID2 के साथ एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो ID2 प्लस
T2 का एडिशन परफॉर्म करा, ये आ गया आपका T3 में। अब क्या करना आपने को, T3 की वैल्यू को ID1 में असाइन करना है। ID1 में किसकी वैल्यू को असाइन करेंगे, ID1 में असाइन कर देंगे T3 की वैल्यू को, T3 की वैल्यू को ID1 में असाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आपके ये जो है 3 एड्रेस कोड जनरेट हो गए। ये जो आपके टोटल 3 एड्रेस कोड जनरेट हो गए, कितने हैं, 1 2 3 4 लाइन में आपके 3 एड्रेस कोड जनरेट हो गए। ये इंटरमीडिएट कोड है ना, 3 एड्रेस कोड बोले या इसको इंटरमीडिएट कोड बोले, ये दिए जाएंगे आपके किसको, ये दिए जाएंगे आपके कोड ऑप्टिमाइजर को। तो कोड ऑप्टिमाइजर इनको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा, यहाँ पे इसको अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये T1 ने क्या करा, इन टू रियल में कन्वर्ट करा, और ये T1 में असाइन हुआ। फिर T2 में इसको अपन ने मल्टीप्लाई करा। तो क्या इसको ऑप्टिमाइज करने, क्या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि मैंने T1 नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें क्या कर दिया, ID3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ, ये 50 जो था आपका इंड था, बट अगर मैं 50.0 लिखूंगा, 50.0 लिखूंगा तो इसका मतलब फ्लोट। अब ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपन ने क्या कर दिया, T1 में ID की वैल्यू को असाइन कर दिया। अब T1 आप बोलेंगे सर T1 में तो यहाँ कुछ था, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, T1 नाम के वेरिएबल में अपन ने क्या करा, ये इस एक्सप्रेशन को, अगर या इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखोगे तो अपन ने क्या करा, इसका इस वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवा दिया, और किस में असाइन करवा दिया, T1 में असाइन करवा दिया। तो ये आपका जो रिजल्ट बनेगा डायरेक्टली आपका T1 में असाइन हो जाएगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, ये इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, इन दोनों एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपको T1 में मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपना क्या करना है, आपको ये T1 में रिजल्ट मिल गया आपको, उसके बाद अपने को क्या करना है, T3 में असाइन करवा रखा था ये, और फिर उसके बाद ID में असाइन करवाता है। तो अपन क्या करेंगे, ये यहाँ तक के डेटा का जो रिजल्ट है आपका, इसको डायरेक्टली ID1 में स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, या तो ID1 में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ID2 का डेटा है ना, ID2 का डेटा, ID2 और ये जो रिजल्ट आया इन दोनों का एडिशन। तो ID2 का डेटा प्लस T1। आई थिंक समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मेनली क्या करा, ये आपकी 4 लाइन के कोड को अपन ने 2 लाइन में रिड्यूस कर दिया, मतलब ऑप्टिमाइज कर दिया। मीन्स यहाँ पे अगर अपन ने 3 एड्रेस एड्रेस कोड जनरेट करा था, तो इस एक्सप्रेशन के लिए अलग करा था, इसके लिए अलग करा था, इसके लिए अलग करा था, इसके लिए अलग करा था। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या कर दिया अपन ने, ये जो कोड है, ये जो इनटू रियल में कन्वर्ट कर रहे थे, डायरेक्टली आप इस तरीके से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आईडी का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवा रहे थे, तो अपन ने आईडी का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवा दिया, एक लाइन में आपका ये कोड हो गया। ये यहाँ तक का डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक का डेटा एक लाइन में सोल्व हो गया। अब अपने को क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करवाना है। तो इसके साथ ये जो रिजल्ट मिला उनका ऐड करके डायरेक्टली इसमें साइन करवा दिया। तो आपका 4 लाइन का कोड को 2 लाइन के कोड में आपका कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो अपन नेक्स्ट उसमें अब समझते हैं कि ये जो कोड ऑप्टिमाइजर ने कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया, ये जाएगा आपके कोड जनरेटर के पास। तो कोड जनरेटर क्या करेगा, इस कोड को किसमें कन्वर्ट करने का काम करेगा, इस कोड को कन्वर्ट करेगा आपके टारगेट कोड। टारगेट कोड मींस आपका असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो किस तरीके से असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा उसको अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन में आपका क्या होगा, पहले तो आपको मूव करवाना पड़ेगा डेटा। किसमें मूव करवाना पड़ेगा, ID3 का जो डेटा है किसी ना किसी रजिस्टर में मूव करवाना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे मूव, मूव एफ, एफ का मतलब है आपका फ्लोट डेटा को मूव करवाना। कहाँ मूव करवाना, एक, क्योंकि यहाँ पे जब अपन इसको अपना असेंबली कोड में लिखते हैं तो सारा का सारा जो डेटा है रजिस्टर में कहीं ना कहीं अपन उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मूव करवाएंगे R2 रजिस्टर में, किसकी वैल्यू को मूव करवाएंगे, ID3 की वैल्यू। ID3 मतलब आपका जो डेटा है ID3 का डेटा, उसको रजिस्टर 2 में मूव करवाएंगे। मीन्स इस आईडी, इस वेरिएबल का डेटा, आईडी का डेटा जो है, या यहीं पे अगर आपको समझ आ रहा, तो इस आईडी के डेटा को अपन ने क्या करा, किसी रजिस्टर में स्टोर करवा लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उस इसका 50 के साथ अपन मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अपने को करना मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसका लिखेंगे इसका जो एक्सप्रेशन रहेगा तो वो क्या रहेगा, इसको ML है ना, MUL मतलब मल्टीप्लीकेशन, एफ मतलब आपका फ्लोट। तो अपन ने क्या करा, R2 में आपका डेटा आ गया आईडी का, तो यहाँ पे अपन R2 में ही स्टोर करवा देंगे, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवाएंगे
किसके साथ, आपका 50 के साथ। तो 50 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, #50। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवाया 50 का, जो R2 में डेटा था, R2 में क्या था, आईडी का डेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहाँ तक अपन ने परफॉर्म करवा दिया, ये रिजल्ट तक अपन ने परफॉर्म करवा दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर से ID2 का डेटा को मूव करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव F, और ID2 का डेटा को किसी और रजिस्टर में अपन स्टोर करवा लेंगे। तो R1 रजिस्टर में ID2 के डेटा को स्टोर करवा लिया, ID2 के डेटा को अपने यहाँ पे स्टोर करवा लिया। अब क्या करेंगे, ID2 का डेटा भी आपके पास आ गया, किसमें, R1 रजिस्टर में। R2 रजिस्टर में क्या है आपका, ये एक्सप्रेशन R2 में। तो इन दोनों को अपने को करना क्या है, एडिशन परफॉर्म करना। तो मैं इधर की साइड लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप परफॉर्म करवाओगे एड एफ मतलब आप एडिशन परफॉर्म करवाओगे, किस किस के बीच में करवाओगे, परफॉर्म R1 एंड R2 के बीच में। और रिजल्ट किस में जा रहा, आपका रिजल्ट जो जाएगा आपका इन दोनों का परफॉर्म करने के बाद अभी R1 रजिस्टर में जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ लिख रखा था आईडी। तो R1 R2 मीन्स R1 और R2 रजिस्टर के डेटा को ऐड कर दो और डेटा स्टोर करवा दो वापस से R1 में। इसके बाद R1 में अपने डेटा स्टोर हो गया। अब आप उसके बाद क्या करना है, इसको असाइन करना डेटा को। असाइन कैसे करोगे, फिर से मूव करवाओगे, मूव F लिखेंगे, किसमें मूव करवाएंगे, ID1 में डेटा जा रहा आपका, कौन सा डेटा, ID1 में जाएगा डेटा, कौन सा डेटा, जो कि आपका R1 में। इस तरीके से आपका ये कोड जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया, असेंबली कोड में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आई होगी। ये आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हर एक फेसेस के साथ ये सारी चीजें आप लिखते जाएंगे, किसका क्या रिजल्ट मिला, तो ज्यादा अच्छे से आपके सारा फेसेस आपको समझ आ जाएगा। अब इस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो चीजें और अपने समझी थी यहाँ पे, कि आपके कोड में एक सिंबल टेबल होती है। इस सिंबल टेबल का मीनिंग भी अपन समझ लेते हैं। इस सिंबल टेबल का मीनिंग क्या है, सिंबल टेबल क्या करती है, इसका क्या मीनिंग है। तो सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो अपन बात करें कि सिंबल टेबल जो है आपका एक डेटा स्ट्रक्चर। आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता है, जो डेटा को स्टोर करवाने के लिए किस तरीके का कंसेप्ट अपन यूज करते हैं। तो सिंबल टेबल भी आपके डेटा को स्टोर करवाने के लिए, किस टाइप के डेटा को, कंपाइलर में जो आप जो यूज करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे आप कंपाइलर में, जैसे जो आइडेंटिफायर यूज करेंगे या लिटरल यूज करेंगे, उन सभी को स्टोर करवाने के लिए आपका सिंबल टेबल का यूज करेंगे। जैसे आपके टोकन, जब अपन बात करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर में, तो वहाँ पे आपका हर एक फेसेस से कनेक्टेड होती है पहले तो। और हर एक फेस जैसे आइडेंटिफायर हो गया, टोकन्स हो गया, इन सबको किस तरीके से आपका यहाँ पे स्टोर होगा। तो आपको बस इतना सा याद रखिए कि सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या करके रखती है, क्या स्टोर करती है, आपके आइडेंटिफायर को स्टोर करके रखती है। किस तरीके से स्टोर करती है, उनके नाम और उनके टाइप्स के से स्टोर करके रखती है। सिंबल टेबल की हेल्प से आप क्या करेंगे, अगर सर्चिंग परफॉर्म कराएंगे या कुछ फेचिंग परफॉर्म करवाएंगे तो इजीली हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे हर एक फेसेस से कनेक्टेड होती है आपकी सिंबल टेबल। और अगर उसके साथ ही एरर हैंडलर्स में, अगर आपका सिंबल टेबल से कुछ डेटा, किसी फेस को डेटा फेच करना, रिट्रीव करना, या कुछ एरर आ रही तो किस तरीके से उसको करना, ये सारा का सारा काम जो आपके सिंबल टेबल करती है। और यहाँ पे लिटरल को भी स्टोर करवाने का काम करती है। तो लिटरल क्या होते हैं, लिटरल सिंपल सा आपका लिटरल क्या रहेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जैसे सी या C++ में बात करें तो इंटीजर आपका एक लिटरल हो गया, फ्लोट आपका लिटरल हो गया, कैरेक्टर आपका लिटरल हो गया, स्ट्रिंग आपका लिटरल हो गया। या आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आपने लिखा इंट, है ना, इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने 5 को असाइन कर दिया। इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक्स में कांस्टेंट वैल्यू को असाइन करवा दिया। तो ये आपका लिटरल हो गया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।